तो बच्चों आज जो है हमारा टॉपिक कंप्लीट आगे कर रहे हैं बच्चे हम डिस्कस, दैट इज़ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है ना, रिएक्टर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बेसिकली हमें पढ़ना तो वो हमने पढ़ लिया। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी दो लाइट न्यूक्लियाई जो है कंबाइन करके हमें क्या देते हैं बच्चे, हैवी न्यूक्लियस देते हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी क्या होती है बच्चे, रिलीज होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स क्या होते हैं, वो क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या होता है एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो होती है, और वो एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो हो रही है उसको किस में रखते हैं बच्चे, कंट्रोल मैनर में रखते हैं। और जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना, तो उस एनर्जी को जो रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, दैट सो दैट द यूजफुल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन द एक्सेस दैट इज नीडेड टू ऑपरेट द डिवाइस बी ऑब्टेन फ्रॉम इट। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, किस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या कहता है, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि वो डिवाइस है जिसके अंदर जो है एक्सोथर्मिक थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है होती है। ठीक है, पर वो होती है इन अ कंट्रोल्ड मैनर। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे इसका अगर मुझे प्रिंसिपल पढ़ना हुआ तो प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल इज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड एक्सोथर्मिक थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है ना, तो अगर मुझे कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन लेके आनी है तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं जो कोलाइड होंगे, ठीक है ना, तो मस्त उनकी जो एनर्जी है इतनी ज़्यादा तो होनी ही चाहिए कि वो क्या कर सके, कूलम रिपल्सिव फोर्सेस को क्या कर सके, ओवरकम कर सके। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था ये हमारे दो न्यूक्लियाई हैं, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कैसी फोर्सेस होती है, रिपल्सिव फोर्सेस, पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सिव फोर्सेस। तो इनके पास जो है इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए कि अगर मैं इन दोनों को साथ लेके आ रही हूँ तो इन दोनों में इतनी तो एनर्जी होनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट कर रही हैं दैट शुड बी ओवरकम। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है वो कितनी चाहिए होती है, 0.1 MeV, मतलब इतनी एनर्जी चाहिए होती है ताकि ये रिपल्सिव फोर्सेस जो है ओवरकम हो सके। और जो टेम्परेचर हमें चाहिए होता है दैट इज़ वेरी हाई, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब न्यूक्लियस पास आते हैं तो थर्मल मोशन की वजह से जो है उनका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, तो 10⁸ से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है ना, तो इस हाई टेम्परेचर पे, इतने हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है बच्चे, एटम जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटम क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। आपको पता है जब हम हीट करते हैं एटम्स को तो एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी स्टेट को छोड़ के हाई स्टेट में चले जाते हैं। यानी कि अगर मान लो H है, ठीक है, H में 1 इलेक्ट्रॉन है 1 प्रोटॉन है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जो चला जाएगा और H पॉजिटिव आयंस बन जाएगा। एक्साइटेड में ही क्यों, वो नॉकआउट ही हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपली। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इस केस में जो हमारा एटम जो है कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी एनर्जी हमने दे दी कि इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया एटम में से, और क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव करने लग जाते हैं। तो हमें जो है बेसिकली क्या मिलता है, हमें मान लो ये जो हमारी गैस है इसके अंदर क्या थे बच्चे, एटम्स थे और इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है ना, तो इस गैस के अंदर एटम्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे। जब हमने टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, अपनी स्टेट को ही छोड़ दिया। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए नेक्स्ट स्टेज में, जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो पॉजिटिव आयंस तो यूं ही रह गए, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया बच्चे, फ्रीली जो है वो मूव करने शुरू हो गए। ठीक है ना, गैस के अंदर। तो यही कह रहा है कि एक तरह से हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस हमें मिल जाएंगे। तो ये कह सकते हो बच्चे हमें क्या मिल गया, एक मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयनाइज एटम्स हमें मिल गए। ठीक है ना, तो ये जो है फिर से क्या होगा, न्यूट्रल ही रहेगा सारा कुछ। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाती है स्टेज आपकी, प्लाज्मा स्टेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, प्लाज्मा स्टेज क्या होती है बच्चे, प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और क्या रह जाते हैं बच्चे, आयनाइज एटम्स रह जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जितने आयनाइज एटम्स उतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो मतलब कुल मिला के न्यूट्रल स्टेट रहती है। ठीक है ना, तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, ये जो प्लाज्मा स्टेट है ना मैटर की, मैंने आप देखो बच्चे आपको पता होगा 3 तरह की हमने स्टेट पढ़ती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है ना, तो जो प्लाज्मा स्टेट होती है दैट इज योर 4 स्टेज एंड दैट इज फाउंड इन सन या स्टार्स में पाई जाती है। तो उसमें क्या होता है बच्चे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और क्या होते हैं बच्चे, आयनाइज एटम्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, आपके प्लाज्मा स्टेट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सन और स्टार्स में पाई जाती है। ठीक है ना, और बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल एंड हेल्ड दीज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है ना, और कैसे ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से जो है मतलब कंटेन रहती है। ठीक है, उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर हैविंग कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, तो हमें जो है प्लाज्मा की जो स्टेट चाहिए वो भी कैसी होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए। और दैट इज़ वेरी बेसिकली इट इज़ वेरी
डिफ़िकल्ट, ठीक है ना, प्रैक्टिकली। तो क्योंकि टेम्परेचर ही प्लाज्मा का इतना ज़्यादा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, क्योंकि एट द टेम्परेचर ऑफ प्लाज्मा मटेरियल जो है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो प्लाज्मा स्टेट में। तो उसके लिए बच्चे हमारे पास कौन सा रिएक्टर हम आज यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्यूजन बेस्ड रिएक्टर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रखा है, हीटिंग द प्लाज्मा ऑफ फ्यूजन फ्यूल टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि अगर मान लो मुझे कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो फ्यूजन रिएक्शन है आफ्टर इट्स इग्निशन। अब देखो जैसे ही फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो उसको जो है सेल्फ सस्टेन होना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग रिएक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि फ्यूजन रिएक्शन जो है ना आफ्टर इट्स इग्निशन मस्ट बी, ठीक है, फ्यूजन रिएक्शन जब स्टार्ट हुई उसके बाद क्या हो जाए, एक पॉइंट पे जाके जो है वो सस्टेन हो जाए, ठीक है ना, मतलब अपने आप ही क्या हो जाए, सस्टेन हो जाए, ये ना हो कि वो बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती जाए, ठीक है। तो वो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जैसे ही प्लाज्मा स्टेट आ जाती है मटीरियल की, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एट अ प्लाज्मा स्टेट एट रीच्ड एट मच हाई टेम्परेचर, तो फ्यूजन अक्कर एट अप्रिशिएबल रेट, द एनर्जी रिलीज्ड इन द प्लाज्मा must be at least high enough to maintain that temperature and this requirement is in the form of Larson criteria as under। तो यहाँ पे क्या कह रखा है बच्चे, दैट इज यहाँ पे कह रखा है कि जैसे ही प्लाज्मा स्टेट आने के लिए पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, ठीक है ना। तो फ्यूजन जो है, तो उस पॉइंट पे जो फ्यूजन है वो एक सही रेट से, जो अप्रिशिएबल रेट से चलती है, और जो एनर्जी रिलीज़ होती है प्लाज्मा के अंदर वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि बच्चे वो जो टेम्परेचर है, जो हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, वो मेंटेन रहे। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बच्चे लार्सन क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं। तो लार्सन क्राइटेरिया क्या कहता है कि जो टोटल यूजफुल रिकवरेबल एनर्जी मस्ट बी एट लीस्ट सफिशिएंट टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो यहाँ पे कह रखा है कि जो हमारी एनर्जी जो रिकवरेबल एनर्जी है, जो एनर्जी हमारे रिकवर कर सकते हैं, वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, इतनी तो कम से कम होनी ही चाहिए कि वो जो टेम्परेचर है रिएक्टिंग स्पीसीज़ का, यानी कि जो हमारे जो स्पीसीज़ हैं जो रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, उनका जो टेम्परेचर है वो क्या हो सके बच्चे, अच्छी तरह से मेंटेन हो सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे लार्सन कंडीशन को हम आगे और अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन है वो कंट्रोल मैनर में होनी चाहिए। तो एनर्जी जो है, मान लो इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई, वो सारी लॉस्ट होगी कि नहीं होगी, जैसे मान लो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन हुई, एनर्जी रिलीज़ हुई, वो लॉस्ट होगी, ठीक है ना। तो फ्यूजन एक जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए बच्चे, फ्यूजन क्रिएट करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। टेम्परेचर करोगे तो वो प्लाज्मा स्टेट में जाएगा, तब हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज रिएक्ट करेंगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो फ्यूजन इग्निशन टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, पहले स्टार्ट करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो 50 मिलियन केल्विन होता है, ठीक है। उसके बाद जो ड्यूट्रॉन ट्रिटियम का जो कोर है उसके जो है फ्यूजन टेम्परेचर जो हमें चाहिए वो इतना होना चाहिए, ठीक है। और 370 मिलियन केल्विन जो है होना चाहिए ड्यूट्रॉन रिएक्शन कराने का। देखो वो जो हमने कंट्रोल मैनर रिएक्शंस देखी थी वो सारी की सारी आपकी जो है बच्चे, आपकी न्यूक्लियर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस थी जिसको हमने देखा था। तो जिसमें क्या था, ड्यूट्रॉन ट्रिटियम के साथ रिएक्ट करता है और ड्यूट्रॉन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रखा है कि अगर मुझे क्या चाहिए कि थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल तभी होंगी जब क्या होगा कि एक ड्यूट्रॉन कम से कम ट्रिटियम के साथ क्या करे, उनके बीच में जो फोर्सेज हो, अट्रैक्टिव फोर्सेज हो, क्या करे, रिएक्शंस करें। यानी कि बच्चे ये जो हमारी जो पीछे मैंने आपको बताई थी, दिस इज़ योर कंट्रोल, या फिर कह सकते हो फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये जो है ड्यूट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा इस तरह से, ये रिएक्शंस जो है सन और स्टार्स के अंदर होती हैं, ठीक है ना। दिस इज़ योर थर्मो फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है ना, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो ये करने के लिए कम से कम ड्यूट्रॉन को ट्रिटियम के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेज तो रखनी पड़ेंगी ना, तभी क्या होगा बच्चे, पॉसिबल होगी रिएक्शन, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कह रखा है, बहुत सारे मेथड हैं जो लॉसन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है बच्चे, दो मेन प्रॉब्लम्स फिर भी आती हैं। एक तो मैंने आपको बताया था, जो प्लाज्मा स्टेट होती है उसको अटेन करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो हीट जो प्लाज्मा स्टेट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा को अगर हम हीट करते हैं, हीटिंग द प्लाज्मा ऑफ द फ्यूजन फ्यूल टू द रिक्वायर्ड वेरी हाई काइनेटिक टेम्परेचर। ऑफकोर्स मैंने आपको बताया कि जो अगर मुझे फ्यूजन फ्यूल के अंदर क्या है बच्चे, प्लाज्मा है, और उसको मुझे जब मैं हीट अप कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक टेम्परेचर हमें चाहिए होता है। दूसरी बात,
कि प्लाज्मा जो स्टेट है, यानी कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स और आयनाइज आइटम्स हैं उनको बच्चे हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, कन्फाइन करना पड़ता है। जब हम उसे कन्फाइन करते हैं बहुत हीटेड प्लाज्मा को, तो हमें जो है बहुत एनर्जी जो है बच्चे, जब हीट है तो ऑफकोर्स एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज होगी जो फ्यूजन में, तो दो जो है बच्चे कभी भी जो एनर्जी चाहिए होती है हमें प्लाज्मा को हीट करने के लिए, ठीक है, वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एनर्जी रिलीज इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि क्या हो जाए बच्चे, जितना हमने जैसे कि यहाँ पे ये कह सकते हो आप, तो इसको बच्चे थोड़े दूसरे तरीके से समझें, ये थोड़ा पहले थोड़ा सा रॉन्ग हुआ था, अभी थोड़ा अच्छे तरीके से देखो। इसमें यहाँ पे क्या कह रखा है, जो हीटेड प्लाज्मा को कन्फाइन करने के लिए जो है हमें क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी जो है क्या होनी चाहिए बच्चे, उससे ज़्यादा होनी चाहिए जो हमने प्लाज्मा को हीट किया, ठीक है ना, ठीक है ना, इससे ज़्यादा होनी चाहिए टू द कंबशन टेम्परेचर, ठीक है ना। और इसके अंदर जितने भी पावर लॉस वगैरह अगर होना है उसको इंक्लूड करके भी क्या होना चाहिए, जो प्लाज्मा को अगर हम कन्फाइन कर रहे हैं हीटेड प्लाज्मा की, तो एनर्जी इन द कन्फाइनमेंट ऑफ द हीटेड प्लाज्मा लॉन्ग इनफ फॉर द एनर्जी रिलीज बाय फ्यूजन टू एक्सीड, तो वही कह रखा है जो एनर्जी रिलीज हो रही है फ्यूजन के दौरान वो एक्सीड करनी चाहिए, किससे, जो एनर्जी हमें चाहिए होती है प्लाज्मा को हीट करने के लिए, ठीक है। तो ये इसको इस तरह से समझो, यानी कि प्लाज्मा को हीट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे ज़्यादा होनी चाहिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना, चाहे जितना मर्जी आपका पावर लॉस होता रहे। अब देखो बच्चे, हीटिंग ऑफ प्लाज्मा, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, प्लाज्मा जो स्टेट हमें मिली है जिसमें आयनाइज्ड एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन्हें सबसे पहले हमें हीटअप करना पड़ेगा, और जो हीटअप करना पड़ेगा उसके लिए जो टेम्परेचर है दैट शुड बी मोर देन 10⁸ केल्विन, ठीक है ना। तो प्लाज्मा जो है हमारे पास जो है उसको मैंने हीट करना है, तो वो कैसे कर सकती हूँ, तो हम क्या करते हैं बच्चे, प्लाज्मा के अंदर जो है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, जो प्लाज्मा है उसको क्या कर देता है उस टेम्परेचर पे, यानी कि 10⁻⁷ टेम्परेचर पे ले जाता है, ठीक है ना। और इससे ज़्यादा जो है हमारे लिए इफेक्टिव नहीं होता ये मेथड, ठीक है ना। तो ये जो है इससे ज़्यादा ये मेथड इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि बच्चे रेजिस्टेंस जो है प्लाज्मा का वो एकदम से क्या हो जाता है, जैसे ही 10⁻⁷ से जब ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस एकदम क्या हो जाता है बच्चे, ज़ीरो हो जाता है। तो ये क्यों हो जाता है बच्चे, जूल हीट प्रोडक्शन बिकम्स निग्लिजिबल, क्योंकि जो हमारी जूल हीटिंग इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है ना। आपको जूल हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट प्रोड्यूस वो क्या हो जाती है, बिल्कुल निग्लिजिबल, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि H=I²RT आपने पढ़ा होगा जूल हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। तो जब R हमारे एकदम जीरो हो जाएगा तो उस केस में हीट भी क्या होगा, हीट प्रोडक्शन भी क्या होगा, बिल्कुल निग्लिजिबल हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, हम प्लाज्मा को इस रेंज तक हम कैसे हम और कर सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस वो कैसे बच्चे, वही करंट हम पास करेंगे प्लाज्मा में से, और फिर क्या करेंगे बच्चे, जो प्लाज्मा है ना, ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक यानी कि आप ये कह सकते हो प्लाज्मा को हम कंप्रेस करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्सेस से, ठीक है। तो ये जो मेथड है इसमें क्या होता है, बेसिकली दो पैरेलल करंट्स होते हैं, और जो पैरेलल करंट्स जो होते हैं ना वो उनकी डायरेक्शन सेम होती है। जब मान लो ये दो हमारे पैरेलल करंट्स हैं, ठीक है ना, दोनों पैरेलल करंट्स की डायरेक्शन अगर सेम है तो ये कैसे इनकी ये क्या करेंगे बच्चे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो प्लाज्मा कॉलम है कैरिंग करंट आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मा थ्रेड्स एंड ईच कैरिंग, अब यहाँ पे क्या कह रखा है कि हम प्लाज्मा कॉलम लेते हैं, कॉलम में प्लाज्मा लेते हैं और उसके अंदर से हम करंट पास करते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चे, बहुत सारी प्लाज्मा थ्रेड्स होती हैं, और हर थ्रेड में क्या करते हैं, सेम ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है, तो थ्रेड क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो जो भी प्लाज्मा है कॉलम के अंदर उसको हम क्या करते हैं, फिर जो उसकी नॉर्मल एक्सिस है, मान लो इस डायरेक्शन में है तो इसी एक्सिस में हम क्या करते हैं, उसको वो कंप्रेस करते हैं। जब कंप्रेस करेंगे तो बच्चे उस कंप्रेस को बच्चे फिर बाद में हम कन्फाइन कैसे करेंगे, बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं बच्चे, पिंच इफेक्ट, ठीक है। तो जो प्लाज्मा कॉलम है एकदम से क्या हो जाएगा बच्चे, हीटअप हो जाएगा, क्योंकि आइडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से, ठीक है ना। तो आइडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, हीटअप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हीट जो है वो जनरेट हम कैसे कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग शॉक वेव्स और टर्बुलेंट प्रोसेस से भी। लास्ट पॉइंट ये कह रखा है, जो प्लाज्मा है उसको हम और भी तरह से हीट कर सकते हैं। एक तो बच्चे क्या करें, हम हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, या फिर हम क्या कर दें, एक न्यूट्रल बीम अप्लाई करें एटम्स की, हाई एनर्जी की न्यूट्रल बीम एटम की अप्लाई करें, या हाई इंटेंसिटी की लेज़र रेडिएशन से हम उसको प्लाज्मा को ट्रीट करें, या हम क्या कर सकते हैं, एक हाई इंटेंसिटी की बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर फॉल कराएं। तो ये बहुत सारे तरीके हैं
कि हमें क्या करना है, पहली जो वर्किंग में हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर्स की वर्किंग में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट रहा है दैट इज योर हीटिंग ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, अब प्लाज्मा तो हीटअप हो गया, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया बच्चे 10⁸ केल्विन। अब इसे हमें क्या करना पड़ता है बच्चे, कन्फाइन करना पड़ता है रिएक्टर के अंदर। ठीक है, और बहुत टाइम तक रिएक्टर के अंदर कन्फाइन करना पड़ता है। तो उस केस के लिए बच्चे क्या होता है, ऐसे में क्या होता है, जो हाई टेम्परेचर प्लाज्मा है उसमें क्या होता है, हैज़ अ टेंडेंसी, उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो क्या हो जाए बच्चे, एस्केप हो जाए। ठीक है ना, और आर रिक्वायर्ड फॉर कन्फाइनिंग द विद। तो हमें क्या करना आता है, तो कुछ हमें मेथड चाहिए ना, कि मैंने क्या बोला, हाई जो टेम्परेचर प्लाज्मा है वो उसकी टेंडेंसी रहती है एस्केप करने की, तो रिएक्टर से निकालना तो हमें है नहीं, तो उसको कन्फाइन करने के लिए, रिएक्टर के अंदर कन्फाइन करने के लिए बच्चे हमें कुछ स्पेशल मेथड्स चाहिए ही होंगे। ठीक है ना, तो स्पेशल मेथड्स क्या होंगे बच्चे, हम क्या करते हैं कि लो डेंसिटी का प्लाज्मा लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट सिस्टम का हम यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है बच्चे, जब लो डेंसिटी का प्लाज्मा जो है मेथड्स हम प्लाज्मा मैग्नेटिक मेथड, कन्फाइनमेंट मेथड हम जब यूज़ करते हैं, इसमें क्या होता है, इसका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है कि कोई भी मूविंग चार्ज पार्टिकल जो है जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पास करता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है बच्चे, जैसे ये मूविंग चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम उसको पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे ये मूविंग चार्ज पार्टिकल था, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में से उसको पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बच्चे, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि लीनियर पाथ नहीं, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वो एस्केप नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो वो लीनियर पाथ से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा और एस्केप नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही आप ये भी कह सकते हैं, इसको कन्फाइन कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये डिफ्लेक्ट ही हो जाएगा वापस। ठीक है ना, तो वो कन्फाइन ही रहेगा। तो इन ऑर्डर टू अप्रोच हाई डेंसिटी प्लाज्मा इज प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी स्मॉल पैलेट्स ऑफ फ्यूजन फ्यूल। ठीक है ना, विच इज़ फ्रोजन स्टेट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, एक और अप्रोच ये है कि जो हमारा प्लाज्मा, हाई डेंसिटी जो प्लाज्मा है उसको हम जो है कुछ स्मॉल पैलेट्स में जो है फ्यूजन फ्यूल में हम लेते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, स्मॉल पैलेट्स ऑफ फ्यूजन फ्यूल हम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कैसी स्टेट में होता है बच्चे, फ्रोजन स्टेट में होता है, वो जमा हुआ होता है। ठीक है ना, क्योंकि जमा कैसे होता है बच्चे, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, सडन कंप्रेशन करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ को कंप्रेस करेंगे तो ऑफकोर्स वो क्या हो जाएगी बच्चे, तो फ्रोजन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कह रहेगा जो कंप्रेशन है वो हाई इंटेंसिटी की लेज़र बीम से भी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ या फिर हाई फोकस्ड प्रोटोन से भी किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट तरीके। तो यहाँ पे बच्चे कुछ मेथड्स हमें दे रखे हैं, फ्यू मेथड्स फॉर कंटेनिंग द प्लाज्मा। तो सबसे पहला मेथड में देखो बच्चे, पिंच्ड प्लाज्मा मेथड। इसमें क्या होता है, पिंच इफेक्ट। इसमें हमने क्या करना होता है, इस मेथड में हमें क्या करना होता है, हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट हमें पास करना होता है। ठीक है ना, तो हमने मान लो जो हमारी गैस है दैट इज़ ड्यूट्रॉन की गैस है। ठीक है ना, ड्यूट्रॉन की गैस है और वो क्या है बच्चे, लो प्रेशर पे है। हमें क्या करना होता है बच्चे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं, और वो जो करंट होता है वो कितने एम्पियर्स का होता है, मिलियन एम्पियर्स का होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही करंट हम पास करेंगे किसी गैस में से, तो बच्चे आपको पता है गैस के एटम्स क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। आयनाइज हो जाएंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे और पॉजिटिव आयंस अलग हो जाएंगे। तो ये बच्चे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइम पे हम क्या करेंगे बच्चे, फर्दर हम क्या करेंगे, जो हमारा करंट फ्लो हुआ है उसको हम क्या करेंगे बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो करंट फ्लो हुआ है प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसी टाइम पे क्या होगा, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड विथ लाइन ऑफ फोर्स एनसर्कलिंग द प्लाज्मा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि जैसी करंट हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या होगा बच्चे, एक जो है मैग्नेटिक फील्ड अपने आप डेवलप हो जाएगी, और उसकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्सेज होंगी वो कहाँ पे एक्ट करेंगी, वो जो है प्लाज्मा को एनसर्कल करेंगी। ठीक है ना, इस तरह से आप देख सकते हो। ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस इस तरह से जो है डेवलप हो जाएंगी। तो हमने हीटअप किया, करंट पास किया तो प्लाज्मा स्टेट आई, पॉजिटिव आयंस अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अलग हो गए। ठीक है ना, करंट हमने पास किया तो यहाँ पे जो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है डेवलप हो गई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई और उसकी जो लाइन ऑफ फोर्सेस क्या थी, प्लाज्मा के सराउंडिंग में थी, इस तरह से सराउंडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रखा है, ये जो प्रेशर है, द प्रेशर ऑफ दिस फील्ड देन पिंचेस द प्लाज्मा इनटू अ नैरो रीजन। अब देखो बच्चे, जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ना तो क्या करेगा, इसको जो प्लाज्मा को एक नैरो रीजन में जो है क्या कर देगा बच्चे, सेंटर से एक नैरो रीजन में जो है कन्फाइन कर देगा। ठीक है, तो वो क्या किस तरह से लगेगा, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द कंटेनिंग वेसल में बी टॉरस या स्ट्रेट ट्यूब भी हो सकती है। ठीक है ना, तो एक और तरीका इन्होंने इस तरह से ये एक तरीका था। एक तरीका क्या था बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड जो है पिंचेस द प्लाज्मा टू अ थिन
फिलामेंट, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर प्लाज्मा को क्या कर दे, एक थिन फिलामेंट में वो कर दे, ठीक है, पिंच कर दे, और इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, पिंच इफेक्ट कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी बच्चे दो पैरेलल वायर्स में हम क्या करते हैं बच्चे, करंट पास करते हैं सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्लाज्मा इज नॉट केप्ट अवे फ्रॉम द, अब देखो जब हम ये दो करंट पास करेंगे दो पैरेलल उसमें, तो प्लाज्मा इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आल्सो बाय करंट इटसेल्फ एंड बाय द कंप्रेशन प्रोड्यूस बाय द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द करंट जनरेट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, तो कंप्रेशन जो है वो कौन प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगाई है, ठीक है ना, करंट जो है एक तरह से जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो इस तरह से प्लाज्मा जो है कन्फाइन ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा, इस रीजन के अंदर ही कन्फाइन हो गया। तो हम ये मेथड पढ़ रहे थे किस तरह से हम कन्फाइन कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं प्लाज्मा को। एक है बच्चे स्टेलेटर मेथड। इसमें क्या होता है बच्चे, जो पिंच प्लाज्मा है उसको हम क्या करते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब में ले लेते हैं, ठीक है, और उसको बच्चे उसके अराउंड जो है, यहाँ पे भी इस तरह से ये मान लो ये पिंच डिफेक्ट है, ठीक है ना, इसमें क्या है प्लाज्मा एक पिंच हो गया, ठीक है ना, एक नैरो रीजन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो पिंच प्लाज्मा है इसको बच्चे हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ले लेते हैं, और उसके दोनों एंड्स पे क्या लगा देते हैं बच्चे, इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, ठीक है, और फिर उसे कूल कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लाज्मा जो है कन्फाइंड रह जाता है, ठीक है ना। और जो आप ये भी कह सकते हो जो प्लाज्मा है इन अ ट्यूब बेंड इनटू अ, जो प्लाज्मा जो ट्यूब के अंदर जो प्लाज्मा था वो क्या हो जाएगा बच्चे, एक रिंग शेप में क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो रिंग की शेप में। देखो जब हम इसको कूल करेंगे तो ऑफ कोर्स जो प्लाज्मा है, ठीक है ना, वो फ्रोजन होगा, तो फ्रोजन होने के बाद वो एक रिंग शेप में जो है यहाँ डोनट शेप में हमें मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम हाई वोल्टेज अगर हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो अगर हम हाई वोल्टेज जो है अप्लाई करते हैं, मान लो जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है ना, अगर मैंने मान लिया इसके ऊपर मैंने कोई हाई वोल्टेज अप्लाई करी, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टॉरेटल ट्यूब में जब मैं हाई वोल्टेज अप्लाई करूंगी तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा दोबारा से, ठीक है, और कैप्ट द इनसाइड द टॉरिडल ट्यूब विदाउट द हेल्प ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पे ये भी कह रखा है कि बच्चे अगर हम हाई वोल्टेज अगर हम अप्लाई करते हैं, मान लो इसी प्लाज्मा के ऊपर हमने आयरन से या आयरन के अराउंड हमने कोई जो है वो लगा दिया, ठीक है, वायर लगा दी, कॉपर वायर, तो उसमें करंट हमने पास किया, तो उस केस में जब हाई वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दोबारा से ट्यूब में होना शुरू हो जाएगा, और जो प्लाज्मा है वो आराम से जो है ट्यूब के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज जो है वो हो जाएगा बाय पासिंग। तो यहाँ पे बच्चे इस तरह से इसको समझ सकते हैं, ये एक रिंग शेप में हमें मिला, ठीक है ना, टॉयडल ट्यूब मिली, इसके ऊपर हमने जो आयरन की वायरिंग कर दी या इस तरह से वायरिंग कर दी, फील्ड वायरिंग जिसको हम कहते हैं। तो इसमें हमने हाई वोल्टेज जब अप्लाई करी, जब हाई वोल्टेज अप्लाई करी तो दोबारा से क्या हो गया बच्चे, डिस्चार्ज हो गया, इसके अंदर जो प्रेजेंट था इलेक्ट्रॉन्स और आयंस द्वारा से इसमें क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। और ये जो डिस्चार्ज जो है वो क्या होगा, क्या करेगा बच्चे, जो डिस्चार्ज में कैन बी देन मेड टू फंक्शन बाय पासिंग अ करंट थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग एंड है वेरी हाई करंट में बी। तो यहाँ पे ये कह रखा है जब डिस्चार्ज होगा तो जो डिस्चार्ज है बच्चे, जो प्राइमरी वाइंडिंग थी, जो पहली वाली वाइंडिंग थी वहाँ से पास होगा, और क्या होगा बच्चे, जो हाई करंट जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा हाई करंट जो है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। और प्लाज्मा में एक तरह से प्लाज्मा एकदम से क्या हो जाएगा बच्चे, गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, और पिंच ऑफ भी हो जाएगा अपने आप ही। तो ये स्टेलेटर का काम क्या होता है, ये भी कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन क्रिएट करने में मदद करता है। और यहाँ पे क्या रखा है, जो प्लाज्मा है इसको हम एक रिंग शेप ट्यूब के अंदर लेते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर डेवलप होती हैं, करंट है तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो डेवलप होंगी दैट इज अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, ठीक है ना, रिंग के सर्कमफ्रेंस के अराउंड होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनर, ऑफकोर्स जो इनर रीजन होगा उसमें बहुत ज़्यादा हाई होगी, और एज कंपेरिजन टू आउटर रीजन, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है प्लाज्मा जो है कि कन्फाइनमेंट, अगर ये हो सकता है कि प्लाज्मा दिस इन टर्न कॉजेज द प्लाज्मा एज अ होल टू। अब देखो जब यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है तो प्लाज्मा की टेंडेंसी रहेगी बाहर की तरफ, तो प्लाज्मा को हम कन्फाइन नहीं कर सकते, तो उस केस में इसको हम क्या कहेंगे बच्चे, प्लाज्मा इंस्टेबिलिटी। तो जब प्लाज्मा इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो उसको भी रिमूव करने के लिए क्या करते हैं बच्चे, हम जो हमारी ये जो है, क्योंकि हमने कहा इनर रीजन के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा लग रही है, आउटर में कम, तो प्लाज्मा बाहर निकलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, जिसको हम प्लाज्मा इंस्टेबिलिटी कहते हैं। इसको बच्चे रोकने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, थोड़ा सा अपने ट्यूब को क्या कर देते हैं, मोल्ड कर देते हैं 8 फिगर बना के इस तरह से। तो उस केस में क्या हो जाता है बच्चे, जो प्लाज्मा है अगर मूव भी करेगा ना तो बैंड ट्यूब के अंदर मूव करेगा, तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा करना भी चाहेगा
तो जो टेंडेंसी ऑफ द प्लाज्मा टू ड्रिफ्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन वन बैंड ऑफ द इज कंपन, तो मान लो प्लाज्मा यूँ जा रहा है तो दूसरी में इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस तरह से जो है बच्चे वो कन्फाइन ही रहेगा। तो स्टेलेटर जो ट्यूब है इसमें जो लाइन ऑफ फोर्स है वो स्लाइटली डिस्प्लेस होती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस करके इसको क्या कहते हैं बच्चे, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। और अभी तक जो बेसिकली जो स्टेलेटर बना है दैट इज़ प्राइस्टन, और ये बहुत ज़्यादा लार्ज है, कंप्लीट है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। उसके बाद बच्चे लास्ट है बच्चे मैग्नेटिक मिरर सिस्टम। इसमें क्या होता है बच्चे, जो हमारा स्टेलेटर और अदर सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, हमने क्लोज्ड टॉयडल ट्यूब ली थी, ठीक है ना, और उसके अंदर जो है बच्चे क्या आ गई थी बच्चे, इंस्टेबिलिटी आ गई थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, प्लाज्मा एस्केप कर रहा था, ठीक है ना। और अगर मान लो वो इस डायरेक्शन में एक्सियल डायरेक्शन में एस्केप करता है तो वो बाद में कन्फाइन हो जाता था इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है ना, दूसरी डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक मिरर सिस्टम में क्या होता है, प्लाज्मा को हम क्या कर लेते हैं बच्चे, एक ट्यूब के अंदर, एक बोतल के अंदर जो है ले लेते हैं, ठीक है। तो उसको जो है बहुत टाइम तक हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चे, बेसिकली क्या होता है इस सिस्टम में, क्या होता है कि एक ट्यूब होती है, स्ट्रेट ट्यूब होती है, और इसमें क्या होता है मैग्नेटिक कॉइल्स होते हैं, ठीक है ना, उसके अराउंड। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो है इज़ स्ट्रॉन्गर एट द एंड्स। तो यहाँ पे देखो बच्चे, इस तरह से मैं इसको दिखा सकती हूँ। तो ये हम प्लाज्मा को एक ट्यूब के अंदर लेते हैं, तो जब हम इस प्लाज्मा को ट्यूब के अंदर जब लेते हैं ना बच्चे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दैट इज़ मैक्सिमम एट द एंड्स, ठीक है ना, मिडल में क्या होती है बच्चे, कम होती है। तो यहाँ पे यही क्या रखा है, मैक्सिमम एट द एंड्स। तो आयंस जो होंगे वो क्या करेंगे बच्चे, जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो क्या करेंगे, स्पाइरल पाथ ट्रैवल करेंगे, ठीक है ना। और उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो होगा वो क्या होगा, जो हमारे जो न्यूक्लियाई हैं, जो आयंस है वो रेडियल पाथ ट्रैवल करेंगे, ठीक है। और इनका जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है ना, यानी कि जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब प्लाज्मा जो है जब दो मिरर रीजन के पास आ जाते हैं, जब M1 M2 के पास आ जाते हैं दैट इज हायर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो हमारे M1 M2 हैं ये क्या है बच्चे, हाई मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है। तो जैसे ही प्लाज्मा जब इन दोनों पॉइंट्स पे आने आता है तो उस केस में क्या हो जाता है, उनका जो पाथ है वो एकदम से कर्व हो जाता है, ठीक है ना। तो एकदम से कर्व होने की वजह से वो क्या हो जाता है बच्चे, जैसे ही वो आएंगे इसके पास आने की कोशिश करेंगे तो पाथ एकदम से कर्व हो जाएगा और दोबारा से वो क्या हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में आएंगे तो दोबारा से क्या हो जाएंगे बच्चे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या रखा है कि जैसे ही वो जो है आने की कोशिश करेंगे उनका पाथ एकदम कर्व हो जाएगा, इस कंडीशन में वो जो है बहुत सारे जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से वो बैक एंड फोर्थ मूव करते रहेंगे दोनों मिरर्स के अंदर, ठीक है ना। तो M1 M2 के अंदर जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है इन दोनों मिरर्स में, तो जैसे ही प्लाज्मा निकलना भी चाहेगा ना, तो जैसे इस पे आएगा तो मिरर के थ्रू से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो इस तरह से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट उनका रहेगा प्लाज्मा में। तो आयंस जो हैं टू बी रिफ्लेक्टेड। तो अब देखो बच्चे, ये जो डिवाइस है इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, मैग्नेटिक मिरर सिस्टम हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ हमें पता लगी कि जो दो मिरर्स हैं इन यहाँ पे हायर मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या करती हैं, जो भी रेडिएशंस आती हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक कर सकती हैं। जैसे रेडिएशंस को मिरर रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक करती है, यहाँ पे क्या कर रही है बच्चे, प्लाज्मा को रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। और जो रीजन है एट द टू एंड्स उसको हम क्या कहेंगे बच्चे, मैग्नेटिक मिरर्स, ठीक है ना। और ये डिवाइस क्या कहलाएगी आपकी, मैग्नेटिक मिरर सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक मिरर जो है वो क्या करती है, कभी भी पूरा प्लाज्मा को बाहर नहीं निकलने देती, ठीक है ना। डू नॉट प्रिवेंट इंटायरली द एस्केप ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम द एंड्स ऑफ द ट्यूब। जो भी आयंस होगा वो रिफ्लेक्ट बैक होगा और उसके पास जो है उसकी जो वेलोसिटी का कंपोनेंट दैट शुड बी नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि देखो बच्चे, आपको पता है BVV cos थीटा, ठीक है। तो जब हमारे पास क्या होगा बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज़ नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नॉर्मल होगा, तो उस केस में बच्चे क्या होगा, आयंस जो है ज़्यादा से रिफ्लेक्ट बैक होगा, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए जो वेलोसिटी हम और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती हैं बच्चे, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर होगी तो ज़्यादा क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट बैक होगा। तो ग्रेटर वैल्यू जो है BVV sin थीटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे क्या है, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे बच्चे ग्रेटर जो है वैल्यू जो है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर द एंड्स ऑफ द ट्यूब टू द मिनिमम एट द सेंटर। तो यहाँ से बच्चे अगर मैं रेशियो निकालूँ, जो मैक्सिमम वैल्यू जो है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के एंड पे, ट्यूब के एंड पे, और मिनिमम जो है कहाँ पे है, सेंटर पे। तो उस केस में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है नॉर्मल कंपोनेंट और जो एक्चुअल वेलोसिटी वैल्यू है v की, वो क्या होनी चाहिए, ये जो रेशियो है दैट शुड बी स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे बच्चे क्या रखा है, जो आयंस हैं वो एक तरह से ट्रैप हो जाएंगे इन दोनों पॉइंट्स में, ठीक है। तो हीटिंग, अगर हम प्लाज्मा को हीटअप भी करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के हम प्लाज्मा को हीट करना शुरू करेंगे तो प्लाज्मा जो है, हीटिंग द प्लाज्मा इन इज अकम्प्लिश्ड बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिवली स्लोली सच दैट द प्लाज्मा इज कंप्रेस्ड। तो वही कह रखा है, जब हम धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ानी शुरू कर देंगे, ठीक है ना, या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करनी शुरू कर देंगे, तो प्लाज्मा द्वारा से क्या हो जाएगा, पिंच होना शुरू हो जाएगा, कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। और ये कंप्रेशन जो है हम धीरे धीरे करते हैं बहुत सारी स्टेजेस पे, ठीक है ना। तो इस कंप्रेस प्लाज्मा को हम फिर किस में ले लेते हैं बच्चे, बोतल में ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रखा है कि जो कंप्रेस प्लाज्मा है इसको हम क्या करते हैं, हर स्टेज में एक बोतल, मैग्नेटिक बोतल के अंदर ट्रांसफर करते हैं, ठीक है ना, जो कि हर बार क्या होती जाती है, छोटी हो जाती है। पहले इतनी थी बोतल, फिर इतनी 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 करके, बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो यहाँ से बच्चे मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक बोतल में जो है आर प्रॉपरली शेप्ड एंड ग्रॉस इंस्टेबिलिटी आर कंसिडरेबली रिड्यूस, ठीक है ना। तो इंस्टेबिलिटी जो आ रही थी वो भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगी। तो जो भी हमारे न्यूट्रल एटम्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, इंजेक्टेड फ्रॉम ट्रांसफर डायरेक्शन टू मेंटेन द प्लाज्मा टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये क्या रखा है, जो न्यूट्रल एटम्स हैं उनको हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ही हम अंदर भिजवाते हैं, ठीक है ना, वो ताकि वो जो प्लाज्मा टेम्परेचर और डेंसिटी को मेंटेन कर सके। तो एनर्जेटिक एटम्स जो हैं वो क्या होंगे, आर आयनाइज्ड बाय collision with the particles trapped in the device and thus replenish the ion lost due to the reason ion। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एनर्जेटिक एटम्स होंगे वो क्या करेंगे बच्चे, प्लाज्मा पार्टिकल के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है ना, और क्या हो जाएंगे, दोबारा से आयनाइज हो जाएंगे और इसी डिवाइस के अंदर रहेंगे, ठीक है ना। तो अगर मान लो आयन का अगर कोई लॉस भी हो रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह का है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक दो मिरर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे ही यहाँ से प्लाज्मा इधर मूव करेगा तो दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस चला जाएगा, तो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होता है, ठीक है ना। जैसे ही हम फिर बाद में क्या होता है, प्लाज्मा को हम छोटी छोटी बोटल्स में, हम हर स्टेज में क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं। तो पहले लॉन्ग बोतल के अंदर प्लाज्मा को डालते हैं, फिर क्या करते हैं और बढ़ाते हैं, फिर शॉर्ट इस तरह से बोतल को हम डिक्रीज करते जाते हैं। तो ये फील्ड स्ट्रेंथ है इस तरह से कि यहाँ पे तो कांस्टेंट ही एक तरह से, पर यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो मैग्नेटिक मेथड जो है इसमें हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो थी, जो प्रोड्यूस होती है हीटिंग द प्लाज्मा या प्रॉब्लम इस तरह की, इन सबको ओवरकम कर लिया था, ठीक है। तो प्लाज्मा जो है उसको हम धीरे धीरे हीट अप करते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे आयनाइज गैस में और मैग्नेटिक फील्ड में। तो यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल टिपिकल एग्जांपल, दिस इज़ नॉट इन अवर सिलेबस। हम एडवांटेजेस थोड़ी सी देख लेते हैं कि जो हमारा फ्यूजन रिएक्टर है उसकी क्या एडवांटेजेस रहती हैं। एक तो ये जो फ्यूजन फ्यूल हम मतलब जो फ्यूजन रिएक्टर है उसकी क्या एडवांटेजेस हैं ओवर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, हमने दोनों पढ़े ना, तो पता तो होनी चाहिए क्या एडवांटेजेस हैं। पहला तो बच्चे ये जो न्यूक्लियर फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो क्या होना चाहिए, देखो न्यूक्लियर फ्यूल हम यूरेनियम थोरियम यूज़ करते हैं, मैंने उसमें बताया था। एक यूरेनियम का आइसोटोप तो बहुत अबंडेंस अमाउंट में, पर एक बहुत लिमिटेड अमाउंट में, जो लिमिटेड अमाउंट में है वही हम एज अ न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ करते हैं। तो बच्चे ये बहुत कम होता है, और इसमें जो चीज़ लिमिटेड अमाउंट में है उसका हम एज अ फ्यूल यूज़ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, बहुत कॉस्टली पड़ता है। वेयर एज जो यहाँ पे फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ ड्यूट्रियम, और ड्यूट्रियम जो है वो क्या है बच्चे, बेसिकली क्या है, जो हमारा ऑर्डिनरी वाटर है उसी से हमें मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये अबंडेंट अमाउंट में है। उसके बाद बच्चे फ्यूजन में क्या होता है बच्चे कि इसमें जो है बहुत सारी जो है फ्यूजन में आपने देखा होगा बहुत सारी रेडिएक्टिव गैसेस निकलती हैं, ठीक है ना, रेडिएक्टिव गामा रेज निकलती हैं, तो जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक है ना। तो लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, ये इस तरह की कोई रेडिएक्टिव मैंने बताया कोई वेस्ट नहीं निकालता, ठीक है ना। जब भी रिएक्शन होती है तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ़ है, ठीक है, लेकिन हमारा फ्यूजन सेफ नहीं है। उसके बाद न्यूक्लियर जो फ्यूजन रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज़ वेरी लाइट, और जो एनर्जी रिलीज होती है पर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल दैट इज़ वेरी हाई एज कंपैरिजन टू न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है ना, इन्वॉल्विंग हैवी न्यूक्लियर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।